Bismillahirrahmanirrahim. So, as we were discussing a question that how to develop a program to provide basic facilities like universities or hospitals with certain conditions. इसका पर्पज़ ये है कि आप ये सीखें कि आपने जो पॉपुलेशन इकनॉमिक्स पढ़ी है, अब उसको पाकिस्तान जैसे ममालिक के मसाइल को हल करने के लिए जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते तो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपने एक यूनिवर्सिटी बनानी है या हॉस्पिटल बनाना है और कंडीशन ये है कि आपने लोन नहीं लेना बैंक से या आईएमएफ से लोन नहीं लेना, आपने लोगों पे टैक्सेस नहीं लगाने, तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं और जो ऑप्शन आप ऑफ़र कर रहे हैं उसके आंसर को जस्टिफाई भी आप करें। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। तो पहली चीज़ ये कि जब आपने लोन नहीं लेना तो इसके अलावा आपने टैक्सेस भी नहीं लगाने, तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे और कौन सी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। तो एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल्स बनाएं, और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप नई जो है वो करेंसी प्रिंट करें और उसके ज़रिए आप अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डेवलप करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों होगी? क्या लोग पाकिस्तान में एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं या हॉस्पिटल्स पे इन्वेस्ट करते हैं? आप देखें कि बड़े शहरों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में हैं और कॉलेजेस हैं, उनकी चेन्स हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का बिज़नेस है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट करता है तो हुकूमत को उसके साथ मिल के इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अखुवत यूनिवर्सिटी है, वो विदाउट फ़ीस लोगों को अगर प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है तो हुकूमत को उनकी हेल्प करनी चाहिए और इस तरह के और इदारे भी शुरू किए जा सकते हैं। अब जो दूसरी आपके पास ऑप्शन है वो प्रिंटिंग ऑफ मनी है फॉर द डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? आम तौर पे इसका नतीजा ये निकलता है कि इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, बैंकर्स ये कहते हैं कि वेन एवर यू प्रिंट अ मनी विदाउट कीपिंग रिजर्व्स इट कैन क्रिएट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। इस बात को परखने के लिए कि क्या वाक़तन इन्फ्लेशन होगी और अगर होगी तो किन चीज़ों में होगी, हम इसका ज़रा डीप एनालिसिस करते हैं और पहले ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। इन्फ्लेशन इज़ बेसिकली इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल और इसको पाकिस्तान में मेजर किया जाता है आमतौर पे सीपीआई से। सीपीआई विच इज़ अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, और इसका एक सब कैटेगरी भी होती है जिसको आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स नंबर या एसपीआई कहते हैं। अब एसपीआई के अंदर 53 आइटम्स होती हैं जो कि जो कि गरीब लोग हैं पहले वो ये चीज़ें परचेज़ करते हैं, और सीपीआई में तकरीबन 400 या उससे कुछ ज़्यादा आइटम्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि लोग आम तौर पे बार बार परचेज़ करते हैं। यही सीपीआई की जब वैल्यू बढ़ती है एक माह से दूसरे माह में तो हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये देखना है कि जब आप नोट प्रिंट करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए या किसी और इसी तरह के प्रोजेक्ट के लिए तो सीपीआई की कौन सी आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ेगी। तो उसके लिए आप अगर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप चेक करें मेथडोलॉजी का सेक्शन जो कि प्राइस इंडाइसिस के अंदर होता है, तो आपको वहाँ पे एक लिस्ट नज़र आएगी इसकी वो आइटम्स की जो कि एसपीआई के अंदर इंक्लूड हैं। सो वी विल check what items are included in SPI or CPI. For this purpose, I am going to open a file methodology for the calculation of price indices in Pakistan. This file is available on the website of Pakistan Bureau of Statistics. So, methodology of price collection and computing price indices in Pakistan. You can see there are three types of indices in Pakistan which are calculated by Bureau of Statistics. Consumer price index है, sensitive price index है और wholesale price index number है। अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ये वो मेन आइटम्स हैं जो कि पाकिस्तान में कमोडिटी ग्रुप है जो कि यूज़ होता है। फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस उसका वेट 34.84% है, यानी कि पाकिस्तान के लोग तकरीबन फूड पे 34% ऑन एवरेज अपना बजट स्पेंड करते हैं। फिर आपको यहाँ पे थर्ड कैटेगरी क्लोथिंग नज़र आती है, हाउसिंग के ऊपर 29% खर्च हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर 7% है, कम्युनिकेशन है, रिक्रिएशन एंड कल्चर है, एजुकेशन,
रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं, ये डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ हैं जो कि टोटल 12 हैं। हमें ये देखना है कि इनके अंदर आइटम्स कौन सी शामिल हैं। तो उसके लिए आप अगर नीचे जाएं तो आपको ये आइटम्स नज़र आ रही हैं। जो पहली आइटम है वो वीट है, वीट फ्लावर है, बासमती राइस है, इरी राइस है, मसूर पल्स है, मूंग पल्स है। आपको दालें नज़र आती हैं, गोश्त नज़र आता है, डिफरेंट किस्म का एग्स हैं, मिल्क फ्रेश है, खुला घी है, वेजिटेबल घी है, बीफ है, शर्ट है, सैंडल है, सीएनजी की कीमत है, चिकन की कीमत है, एनर्जी सेवर की कीमत है, डीजल है, टेलीफोन चार्जेस हैं। ये वो 53 आइटम्स हैं जो कि पाकिस्तान के लोग आम तौर पे 53 आइटम्स पहले गरीब लोग परचेज़ करते हैं, इनको अमीर भी परचेज़ करते हैं। अब क्वेश्चन आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप पैसों को प्रिंट करेंगे और यूनिवर्सिटी के लिए प्रिंट करेंगे, एक प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए प्रिंट करेंगे, तो इनमें से किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे मेन आइटम है वो आपकी वीट है, वीट फ्लावर। अगर आप इसको देखें तो ये एक ऐसी नेसेसिटी है कि अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो आप उसको उतना ही परचेज़ करते हैं, और अगर आपकी इनकम कम हो तो भी आप उसको उतना ही परचेज़ करते हैं। इसी तरह दालें हैं, चावल हैं, ये आम तौर पे इनकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है एक ख़ास इनकम लेवल तक। आप ये कह सकते हैं मटन की डिमांड बढ़ेगी और चंद चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, डीजल कह सकते हैं। लेकिन जनरली ये ज़्यादातर चीज़ें इन इलास्टिक हैं, लोग एक ख़ास मकदार से ज़्यादा नहीं ख़रीदते। अगर कोई बंदा अमीर भी होगा तो उतना ही ख़रीदेगा, गरीब भी होगा तो वो इन्हीं को पूरा करने की कोशिश करेगा। अब आप दोबारा इसी चीज़ को देखना है कि जब आपने नोट प्रिंट किए तो आपने यूनिवर्सिटी के लिए नोट प्रिंट किए हैं। इनमें से ज़्यादातर आइटम्स ऐसी हैं कि जिनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी अगर आप नोट प्रिंट करके उससे यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट करें। अब यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होगा, इसमें आपको टीचर्स चाहिए, इसमें लेबॉर्ट्री चाहिए। तो जो आइटम्स वहाँ पे यूज़ हो रही हैं उनकी डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन इससे फूड आइटम्स की डिमांड आम तौर पे नहीं बढ़ेगी। इट विल नॉट कॉज इन्फ्लेशन। लेकिन जो आपके पास दूसरी ऑप्शंस हैं लाइक लोन फ्रॉम IMF, it will cause inflation, devaluation of your currency, and there will be too many conditions which we are facing and it can result into poverty। और ये सारी चीज़ें हम आजकल भी फेस कर रहे हैं, और तकरीबन 90 की दहाई से जब भी हमने IMF से कर्ज लिया है तो आप देखें कि करेंसी आपकी किधर गई है, आपके ऊपर टैक्सेस कितने बढ़े हैं, आपकी डॉलर की वैल्यू क्या बढ़ गई है, और इसके अलावा आपके पेट्रोल और गैस और ये सारी चीज़ें मिल के आपकी इन्फ्लेशन को कई गुना बढ़ाती हैं। आपको साथ साथ ये भी देखना है कि जब आप ने कुछ डिसीजन लेने हैं, जैसे कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ या आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, अगर वो ना हो तो उनकी कीमत आपको क्या अदा करनी पड़ेगी। एक सिंपल क्वेश्चन मैं बार बार पूछता हूँ कि एक इंसान को बचाने की कितनी कीमत आप पे कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? ज़ाहिर है करोड़ों रुपए भी दिए जा सकते हैं। जैसे माँ बाप देते हैं ऐसे हुकूमत को भी देने चाहिए। तो जब आप हॉस्पिटल्स बनाते हैं तो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, और उसकी वजह से शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन हो सकती है। लेकिन उससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंट और पढ़े लिखे लोग प्रोड्यूस करेंगे, वो उससे कहीं ज़्यादा होंगी जो कि अनपढ़ और बीमार लोग प्रोड्यूस करेंगे। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक ही सबसे बेहतर तरीका है कि आप कंपटीशन को बढ़ाएं, क्वालिटी को बढ़ाएं और सप्लाई को बढ़ाएं। और जब आप अपनी कौम को नहीं पढ़ाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एजुकेशन एंड हेल्थ you can say is a matter of life and death for our nation. So this is a good option to print money and to build all this infrastructure which is needed by our country। और इसके लिए आप इंटरनेशनल लोन ना लें, लोगों से टैक्सेस ना लें। आप इसको जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इन्फ्लेशन शॉर्ट रन में तो हो सकती है, लॉन्ग रन में बिल्कुल भी नहीं होगी।